नमस्कार मित्रों, मैं रमनदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। अब तक हमने पढ़ा था क्या कि जब हम अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं तो वो कौन से आयन देते हैं, ठीक है। और इसके साथ आज हम करेंगे उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जिसे कहते हैं तनुकरण। क्या है तनुकरण? आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा तनु विलयन और सांद्र विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन का तात्पर्य होता है कि किसी विलेय पदार्थ को जब क्या किया जाए, कम मात्रा में घोला जाए, कम मात्रा में घोला जाए तो हमारे पास जो विलयन होगा वो थोड़ा हल्का होगा। जैसे मेरे पास ये दो बीकर हैं, इन दोनों बीकर में समान जल की मात्रा है। एक के अंदर मैंने 10 H2SO4 की कुछ बूंदें डाली और एक बीकर, ये जो दूसरा बीकर था, इसके अंदर मैंने 30 H2SO4 की क्या डाली, बूंदें डाली। तो बताइए इनमें से कौन सा ज़्यादा गाढ़ा होगा? जाहिर सी बात है 30 वाला, क्योंकि इसमें जो घुलने वाला है वो कौन सा है, विलेय पदार्थ। क्या है? विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ इसमें ज़्यादा है तो सांद्र कौन सा होगा? ये वाला। ये A है, ये B है, तो ये B जो बीकर है वो अधिक सांद्र यानी गाढ़ा होगा। और तनु का मतलब क्या होता है? हल्का विलयन, जिसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, कम हो। ठीक है मित्रों, अब ये तनुकरण होता क्या है? देखिए हमारे पास H2SO4 या फिर कोई भी अम्ल क्या होता है या फिर क्षार होता है। कोई क्या है, अम्ल या क्षार है। अब उससे अपने सीधा यूज़ नहीं करते, उसका क्या बनाते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं। उसका क्या बनाते हैं? जब जलीय विलयन बनाते हैं तो उसे, जो हमारे पास एसिड है, हम एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाएंगे या फिर क्षार के अंदर पानी नहीं मिलाएंगे। क्यों नहीं मिलाएंगे? क्योंकि जब अपने अम्ल और क्षार के अंदर पानी मिलाते हैं तो वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है या ऊष्मा निकलती है, ठीक है। और वो क्या हो सकता है, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपके पास कोई पात्र है, उसके अंदर अम्ल या क्या है, क्षार है, अगर आपने उसके अंदर पानी मिलाया तो हो सकता है वो वाला पात्र क्या हो जाए, फट जाए और आपको हानि पहुंच सकती है इससे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जल में क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं। जल में अम्ल या क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, न कि अम्ल और क्षार में जल। ये नहीं करते, जल में क्या मिलाएंगे, अम्ल और क्षार मिलाएंगे। अब जैसे जैसे जल के अंदर हम अम्ल और क्षार की मात्रा मिलाते हैं, जितना ज़्यादा पानी उतनी ही ज़्यादा जो हमारे पास जो विलयन प्राप्त होगा वो क्या होगा, हल्का प्राप्त होगा। तो ये तनुकरण क्या होता है, अम्ल या क्षार में या जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर इसके इकाई आयतन में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन आयन कौन देते हैं, अम्ल, और हाइड्रोक्साइड आयन क्या देते हैं, क्षार। हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। इस जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। समझिए इस बात को। आपने, जो आपके पास से एक नींबू का रस था, आपने थोड़ा सा उसको चखा, सिर्फ ओनली नींबू के रस को आपने चखा, तो आपको बहुत ज़्यादा वो क्या लगेगा, खट्टा लगेगा। अब आपने क्या किया, उसको पानी के अंदर घोल लिया। जैसे ही पानी के अंदर घोल लिया
तो क्या अब आप उसको टेस्ट करोगे, क्या अब आपको वो उतना ही खट्टा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो उसके अंदर पहले बहुत ज़्यादा क्या थे, देखो छोटा पदार्थ था, उसके अंदर उतने ही क्या थे, हाइड्रोजन आयन थे। अब बहुत बड़ा क्या होगा, हमने उसको पात्र के अंदर डाल दिया, हाइड्रोजन आयन उतने ही हैं, लेकिन उसके अंदर विलायक की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। विलायक की मात्रा ज़्यादा हुई तो उसके आधार पर हाइड्रोजन की मात्रा क्या हुई है, उसके आधार पर कम हुई है। ठीक है, इसलिए अब ये कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम क्या कह रहे हैं, तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब एक प्रश्न है कि क्या कि अम्ल और क्षार अम्ल या क्षार को जब हम जल के अंदर मिलाते हैं तो वहाँ से हमें आयनों की प्राप्ति होती है, लेकिन ग्लूकोज को जब अपने जल में मिलाते हैं तो वहाँ पर आयनों की प्राप्ति नहीं होती। इसका आंसर कल भी बताया था। क्या होता है? क्योंकि अम्ल और क्षारों के पास मुक्त आयन होते हैं। अभी मैंने जो लिखे थे ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये मुक्त आयन होते हैं। किनके पास? क्षार के पास। ये क्षार के पास, ये किसके पास? अम्ल के पास। तो ये अपने आयनों के अंदर क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, और यही क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अम्ल या क्षार के जलीय विलयन ही विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज जैसे पदार्थ नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका आंसर भी यही है, क्योंकि इनके पास मुक्त आयन होते हैं, और यही मुक्त आयन विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ग्लूकोज के पास मुक्त आयन नहीं होते, इसलिए वो क्या नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते। अब हम करते हैं पीएच मान। जी मित्रों, अब हम पढ़ते हैं पीएच स्केल। क्या है पीएच स्केल? देखिए, हमने जब अध्याय को प्रारंभ किया था तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल और क्षार के बारे में हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं, ये क्या होता है, लिटमस पेपर होता है। लेकिन जो ये लिटमस पेपर होता है, ये अच्छे से हमें जानकारी न दे तो अब हमारे पास दूसरा पैमाना है, क्या? पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है? पैमाना। स्केल का मीन्स क्या होता है? पैमाना। पैमाना मतलब जो मापने का कार्य करता हो, पैमाना। और ये किसको मापेगा? अम्ल और क्षार को मापेगा। अम्ल और क्षार को क्या करेगा? मापेगा। और किसके अंदर? उसके अंदर जो पीएच मान, यानी कि ये पी का मतलब है पुषांश। ठीक है, मतलब कि कितनी शक्ति है उसके अंदर, कितनी सांद्रता है। और ये किसको मापता है? हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता को क्या करता है? मापता है। ठीक है, पीएच स्केल क्या करता है? अम्ल और क्षार के बारे में हमें जानकारी देता है। अब आप कहोगे सर ये कैसा होता है? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ऐसी डिब्बी सी होती है। ठीक है, अब हमें जिस भी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात करना है, उसका सैंपल लेकर उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक जगह होती है। अब वहाँ पर अब उसके अंदर कुछ इस प्रकार का सिस्टम होता है, वो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता को माप लेता है कितना है, और हमारे पास उसकी रीडिंग आ जाती है। जिस प्रकार से जो ये डिजिटल थर्मामीटर होता है, उसके ऊपर जो रीडिंग आती है, नंबर आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या आ जाते हैं? नंबर आ जाते हैं। जितना नंबर होगा हम उससे पता कर लेंगे कि ये वाला पदार्थ हमारा अम्ल है या क्षार है। ठीक है, अब क्या है? अब इसके अंदर जो पैमाना कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? इसका जो पैमाना होता है वो 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक होता है, और इसके बिल्कुल बीच का क्या होता है? 7 होता है। बीच का क्या होता है? 7। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, उसकी रीडिंग 0 से 7 के मध्य आती है, तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। वो क्या होगा? अम्ल होगा। अगर हमारे पास रीडिंग 7 से 14 के बीच में आती है,
तो वो क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। समझाए? 0 से 7 के मध्य अम्ल होते हैं और 7 से 14 के मध्य क्या होते हैं? क्षार होते हैं। अब देखिए, अब जैसे जैसे किसी पदार्थ का pH मान या फिर pH मान जब क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे pH मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती जाती है? हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या होती जाती है? कमी। और OH आयनों की सांद्रता में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। क्या होती जाती है? OH आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो मान लो किसी पदार्थ का जो pH मान या उसकी रीडिंग हमारे पास 0.5 आई है। कितनी आई है? 0.5। और एक पदार्थ की आई है 5। ये इसको 6 करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 0.5 और 5 ये क्या है? 1 से कम है और ये क्या है? 6 है। तो देखिए अधिक अम्लीय कौन सा होगा और किसके अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी? ये अधिक अम्लीय होगा। ये क्या होगा? प्रबल अम्लीय। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी। किसके मुकाबले? इस 6 के मुकाबले क्या होगी? ज़्यादा होगी। और ये 7 के पास है तो क्या है? दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल है। अगर किसी का 7 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? अगर किसी का 7 आ जाए pH मान तो हम उसे कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। ना वो अम्ल है ना क्या है? क्षार है। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पर अभी मैंने लिख दिया प्रबल अम्ल। अब ये प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? जिसके अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। लगभग जिनके pH मान 2-3 के आसपास होते हैं वो क्या होंगे? प्रबल अम्ल होंगे। अब देखिए जैसे जैसे pH मान बढ़ रहा है वो भी किसकी ओर बढ़ रहा है? उदासीनता की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है? उदासीनता की ओर। अब फिर 7 के बाद जैसे जैसे pH मान बढ़ेगा पदार्थ का क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, 7 के बाद जैसे जैसे क्या होता है? pH मान बढ़ता है तो क्षार की सांद्रता या प्रबलता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। प्रबलता बढ़ती जाती है। ठीक है मित्रों, यानी कि यहाँ पर 7 के आसपास जो भी होंगे वो क्या होंगे? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्या होंगे? क्षार होंगे। यहाँ पर मैंने क्षार लिखा, अम्ल लिखा। अब यहाँ पे क्या होंगे? इस एरिया के अंदर दुर्बल क्षार क्या होंगे? यहाँ पे दुर्बल क्षार होंगे। और इस एरिया के अंदर क्या होंगे? प्रबल क्षार। यानी कि वे पदार्थ जिनका pH मान 11, 12, 13, 14 के आसपास आता है वो क्या होंगे? प्रबल क्षार होंगे। क्या होंगे? प्रबल क्षार होंगे। इन्हें हम टच नहीं कर सकते भी। जो ये प्रबल लिखा है ना मैंने जिनको, उन्हें अपने टच नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर हम ये कैसे पता करें कि ये भी प्रबल है या दुर्बल है? अपने कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड। क्या है ये? एसिटिक एसिड। सामान्य नाम बताइए जल्दी से इसका। सिरका। क्या है? सिरका। किस में यूज करते हैं? अचार वगैरह के अंदर डालते हैं हम। तो यहाँ देखिए, एक तो क्या है? एसिटिक एसिड। एक है ये सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल हम इसको तो अचार में डाल रहे हैं, मतलब इसको खा ही रहे हैं। और एक होता है लैक्टिक एसिड, दूध में होता है। हम वो दूध को पी रहे हैं, मतलब कि लैक्टिक एसिड हमारे अंदर जा रहा है। अब यहाँ जो एसिटिक एसिड है
उसका pH मान क्या है, थोड़ा अधिक है, वो यहाँ है आसपास 6 या 7 के आसपास है। मतलब कि क्या है, वो दुर्बल अम्ल है, कमज़ोर अम्ल है। अम्ल तो है लेकिन कमज़ोर अम्ल है। अब ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको अपने टच भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर टच किया तो जो ये हमारी चमड़ी है वो जल जाएगी। तो ये गंधक का अम्ल, इसका pH मान यहाँ होगा, ठीक है। और एसिटिक अम्ल या सिरका कहाँ होगा, इस ओर होगा। अब क्षार का एक उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका उपयोग जब हमारे बहुत अधिक तेजाब बनता है, उदर की अम्लता को दूर करने के लिए यूज में करते हैं। यानी कि हम ये क्षार को क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। क्या करें, क्षार को पी रहे हैं। और एक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने नाम सुना होगा। ये होता है कास्टिक सोडा। आप कास्टिक के अंदर कितने देर हाथ रख लोगे, हाथों के अंदर क्या होने लग जाते हैं, छेद होने लग जाते हैं। मतलब वो चमड़ी को क्या कर रहा है, गला रहा है। अब इसको तो हम क्या कर रहे हैं, पी ही रहे हैं। इनके तो हाथ लगाते ही अपने क्या हो गया, प्रॉब्लम होगी। तो यानी कि ये तो दुर्बल है, ये क्या है, प्रबल है। तो कहाँ होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस ओर। और पोटेशियम ये इस साइड होंगे लगभग। ठीक है मित्रों, इतनी बात आपको समझ आई? ओके, अब अपने करते हैं इसके कुछ अनुप्रयोग कि pH मान के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या अनुप्रयोग हैं। देखिए, एक तो हमारे शरीर का pH मान कितना होता है, हमारे रक्त का pH मान कितना होता है। पहला है रक्त का pH मान। रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4। कितना है, 7.4। अब 7 पे तो क्या था, उदासीन था। अब 7.4 है, मतलब कि है तो क्षारीय लेकिन इतना क्षारीय नहीं है, हल्का क्षारीय है। क्या है, हल्का क्षारीय है। अब भाई रक्त का pH मान इतना है तो हमारे शरीर का pH मान कितना होगा। मानव शरीर का pH मान कितना होगा, 7.2 से 7.8, या फिर इसको कई बार 7.0 से भी कह देते हैं, लेकिन लगभग 7.2 से होता है। हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। और आपने एक सुना होगा अम्लीय वर्षा। क्या है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, क्या ये अम्ल बरसात के रूप में गिरते हैं? नहीं। देखो, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है या फिर जितने भी प्रदूषक होते हैं, अब जो ये औद्योगिक होते हैं, उद्योग होते हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है उसके अंदर सल्फ़र होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, सल्फ़र की मात्रा बहुत अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ऊपर, मतलब बादलों के पास या उसके साथ अटैच हो जाते हैं। बादलों के साथ, या जो वर्षा होती है, वर्षा के जो बादल होते हैं उसके अंदर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और जब बरसात आती है, बरसात के साथ क्या गिरता है, अम्ल गिरता है। यानी कि उसके अंदर ही क्या हो गए, मिक्स हो गए। इस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो क्या होगा, इसके अंदर क्या कहेंगे कि अम्लों का जल या बारिश की बूंदों के साथ, बारिश की बूंदों के साथ धरती पर गिरना, धरती पर गिरना क्या कहलाएगा, अम्लीय वर्षा। अब इस अम्लीय वर्षा से क्या क्या नुकसान है भाई।
आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इससे जो संगमरमर की इमारत है, जो संगमरमर की इमारतों को क्या पहुंचता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। हमारा ताजमहल है, जो ये हुमायूं का मकबरा है, जितने भी जो ये संगमरमर से इमारतें बनी हुई हैं उनको क्या पहुंचता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अब ये जो ये संगमरमर है या जो मार्बल है, अब ये तो होता है सफ़ेद रंग का, लेकिन जब इसके ऊपर ये बारिश, अब ये अमल जैसे ही क्रिया करता है तो ये अब ये सफ़ेद से पीले रंग के पड़ने लगते हैं। और इसके साथ साथ जो मिट्टी का पीएच मान होता है, किसका, मिट्टी का पीएच मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया, क्या आ गया, मिट्टी का पीएच मान। क्या है मिट्टी का पीएच मान? अधिक अम्लीय वर्षा होने के कारण मिट्टी का पीएच मान क्या हो जाता है, अत्यधिक कम हो जाता है। ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं अम्लीय मिट्टी। क्या कहेंगे, अम्लीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय मिट्टी कहते हैं। अब अगर इस अम्लीय मिट्टी के अंदर हम पादपों को बोएंगे या फिर अपनी कोई फसल उगाएंगे तो उन पादपों की अच्छी वृद्धि नहीं होती और पादप क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, वो आपकी जो फसल है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए अम्लीय मिट्टी का उपचार करने के लिए हम उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जो चूना होता है, शुष्क भुजा हुआ चूना, उसका क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की अम्लीयता को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है। उसके पश्चात है उदर की अम्लता। उदर की अम्लता, ये पहले ही मैंने बताया था, आपके उपाचन वाले लेसन के अंदर था। उदर की अम्लता क्या होती है? देखो, हमारा जो उदर मतलब अमाशय है, अमाशय के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब कई बार हम जो ये जंक फूड का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ज़्यादा बढ़ने के कारण अब ये हमारे शरीर को नुकसान देता है। अब ये यहाँ पर पहुँच जाता है और हमें क्या महसूस होने लगती है, जलन महसूस होने लगती है। क्या महसूस होने लगती है, जलन महसूस होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि हमारे पीएच मान है, पीएच मान क्या होने लग गया, कम होने लग गया। पीएच मान क्या होने लग गया, कम होने लग गया। अब पीएच मान को बढ़ाया जाएगा। अब पीएच मान को बढ़ाने के लिए अगर हम अम्ल ले लिया तो और कम हो जाएगा, यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा, क्षार। और क्षार भी कौन सा, ऐसा क्षार जो कि हल्का हो, ज़्यादा गाढ़ा ना हो, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए सूट बैठे, बिल्कुल अच्छा हो। और अभी मैंने इसको लिखवाया था क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है मित्रों, उदर की अम्लता के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है इनेमल या फिर दांतों का संसारण। ये भी पीएच मान पर है, दांतों का संसारण। मुख का जो पीएच मान होता है लगभग 5.5 के आसपास होता है। अम्लीय है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर लार पाई जाती है। क्या है, अम्लीय है। अब कई बार क्या होता है, जो हम मीठा खा लिया या ग्लूकोज यानी कि रोटी वगैरह, सब्जी वगैरह आदि खा लेते हैं। अब ये कई बार खाने के बाद ये मुंह के अंदर चिपके रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, मुंह के अंदर चिपके रह जाते हैं। अब ये दांत के पास हैं,
और दांत के ऊपर एक कवर चढ़ी होती है जी, अब इसे कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं इसे? इनेमल। अब ये शरीर का सबसे क्या है? कठोर भाग है, शरीर का कठोर भाग है सबसे। अब इसके साथ भोजन के टुकड़े क्या हो गए? चिपक गए। भोजन के टुकड़े क्या हो गए? इसके साथ चिपक गए। अब यहाँ पर इसके अंदर जो अमीनो अम्ल वगैरह होते हैं, अब वो इसके साथ क्रिया करके बैक्टीरिया बन जाते हैं। इसके अंदर क्या बन जाते हैं? बैक्टीरिया वगैरह बन जाते हैं। और ये दांतों की जो ऊपर की जो ये परत है ना, इनेमल, इसको क्या करने लग जाते हैं? इसको यहाँ से समाप्त करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? इसको यहाँ से समाप्त करने लग जाते हैं। इसको भी खोरने लग जाते हैं, घिसने लग जाते हैं। अब इससे दांत क्या हो जाएंगे? कमज़ोर पड़ जाएंगे। दांत क्या पड़ जाएंगे? कमज़ोर पड़ जाएंगे, दांत घिसने लग जाएंगे। इसे ही कहते हैं दांतों का संसारण होना। दांतों का संसारण होना या फिर ये इनेमल जो परत है उसका क्या होना? संसारित होना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। और ब्रश के साथ हम एक क्या यूज कर सकते हैं? क्षारीय माध्यम का हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। ठीक है मित्रों, इतना टॉपिक आपको समझ आया? जी मित्रों, अब हम करते हैं लवण। लवणों का निर्माण कैसे होता है? हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार को पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है तब हमारे पास लवण और क्या आते हैं? लवण और जल मिलता है। लवण और क्या मिलता है? जल मिलता है। अब है लवणों का पीएच मान। लवणों का पीएच मान। लवणों का पीएच मान साधारणतः 7 ही होता है। कितना होता है? 7 होता है। कितना? 7 होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ लवणों के बारे में। एक लवण तो आपने सुना होगा और आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। बताइए क्या होता है ये? इसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, जो कि भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए क्या होता है? क्या होता है? प्रयुक्त होता है। भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए, नमक को हम कैसे प्राप्त करते हैं? नमक हमें मिलता कहाँ से? नमक हमें समुद्रों से मिलता है। ठीक है, नमक के जो जल को जब क्या किया जाता है? वाष्पीकृत किया जाता है, तब हमें क्या मिलता है? नमक मिलता है या सोडियम क्लोराइड मिलता है। लेकिन ये सोडियम क्लोराइड है अभी क्या है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या घुली हुई है? अशुद्धियाँ। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड इसके अंदर पाए जाते हैं, ये भी एक प्रकार का लवण है। और कैल्शियम क्लोराइड ये भी एक प्रकार का क्या है? लवण है। तो ये इसके अंदर अशुद्धियाँ पाई जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है? इन्हें बड़ी बड़ी टैंकियों में डालकर इनके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। अब ये क्लोरीन गैस जैसे प्रवाहित की जाती है, जो ये शुद्ध नमक होता है ये उस पात्र की दीवारों पर चिपक जाता है और अशुद्धियाँ शेष रह जाती है। ठीक है, और इन अशुद्धियों को बाहर निकाल लिया जाता है और जो ये शुद्ध नमक होता है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। अब इस नमक से हम क्या बना सकते हैं? कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसका सूत्र क्या था? फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। अब इसे कैसे प्राप्त करेंगे? जब NaCl की अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है और इसका विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक है, क्या विद्युत
अपघटन जब इसका करवाया जाता है। कैसे? ये मेरे पास एक पात्र है, पात्र के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये एनोड है, ये क्या है? कैथोड है, ठीक है। और ये विलयन किसका है? NaCl प्लस H2O का, ठीक है। अब हम इसके अंदर जैसे ही धारा को प्रवाहित करेंगे, जैसे ही धारा को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। कैसे? देखो ये कैथोड है, कैथोड पर माइनस है और एनोड पर प्लस। अब ये क्लोरीन तो क्या होती है? माइनस की, जबकि जो क्लोरीन है ये माइनस की है, तो ये कहाँ से निकलेगी? प्लस से निकलेगी, और यानी कि ये प्लस की ओर आएगी, और ये प्लस की ओर आएगी और यहाँ से ऊपर उठ जाएगी। और जबकि हाइड्रोजन है वो किसका है? प्लस का है, और ये किस ओर जाएगा? इस ओर, कैथोड की ओर जाएगा और वापस ऊपर निकल जाएगा। बचे क्या? क्या क्या बचे? सोडियम के आयन बचे और हाइड्रोक्साइड के आयन बचे। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे? कास्टिक सोडे का निर्माण करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए क्या कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के द्वारा क्या हम क्लोरीन गैस का निर्माण कर सकते हैं? जी हाँ, हम क्लोरीन गैस का निर्माण यहाँ कर रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या निकल रही है? क्लोरीन गैस निकल रही है। अब उसके बाद करते हैं विरंजक चूर्ण। कौन सा चूर्ण? विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका निर्माण कैसे होता है? अभी हमने वहाँ पे क्या बनाई थी? क्लोरीन गैस बनाई थी, और हमारे पास एक क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? ये चूना है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम किसके साथ करवा दें? क्लोरीन गैस के साथ करवा दें। किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ करवा दें, तो हमारे पास क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस वाटर, जल के अणु हमारे पास क्या रहते हैं? शेष बचते हैं, ठीक है। ये क्लोरीन यहाँ पर क्या हो गई? जाके जुड़ गई। यही क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक का मतलब होता है जो ये रंजक का मतलब रंग देने वाला होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग का मतलब है कपड़ों को रंगने, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? कपड़ों को रंगने। ये उद्योगों में किया जाता है ज़्यादातर, कागज़ को रंगने, कागज़ को रंगने में। और इसके साथ साथ इसका उपयोग किया जाता है जल की अशुद्धि को दूर करने हेतु, जल की अशुद्धि को दूर करने हेतु। अब कौन सी अशुद्धि? इसको अशुद्धि ना लेकर मैं लिखूँगा जीवाणु मुक्त करने के लिए। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु, यानी कि जीवाणुओं को क्या कर देता है? मार देता है। वाटर वर्क्स के अंदर या फिर जहाँ से आपको जल की सप्लाई होती है, जो अपना वाटर वर्क्स होता है, उनके पास पहले क्या आती थी? ये आती थी विरंजक चूर्ण आती थी, जिसका उपयोग वो कहाँ करते थे? उसके अंदर डालते थे। और अब ये क्या है? यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती थी। क्या निकलती थी? यहाँ से फिर क्लोरीन गैस निकलती थी, और जो कि उसको जीवाणु मुक्त कर देती थी। लेकिन आज का सीधे सिलेंडर आते हैं क्लोरीन गैस के। क्या आते हैं? क्लोरीन गैस के सिलेंडर आते हैं, जो कि क्या करते हैं? जल के अंदर वो छोड़ दिए जाते हैं, जो ये गैस छोड़ दी जाती है क्लोरीन, और उससे जल क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है।
यानी जीवाणु मुक्त हो जाता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है मित्रों, आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर और हम इसके अलावा जो और अपने बाकी जो लवण बचे हैं उन्हें अपने कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।